हेलो गाइस, अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड। इससे पहले अपन यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे जो इसके नेफ्रॉन के पार्ट है, इनके जो वर्क होते हैं ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिया था रत्नलिकाओं के कार्य। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं निस्यंदन यानी छंदित्र को सांद्रण करने की क्रियाविधि। ये लेक्चर स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन निस्यंद छनित्र को सांद्रण करने की क्रियाविधि। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। जो स्तनधारी होता है वो सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करता है, सांद्रित मूत्र का उत्पादन करता है स्तनधारी। इस कार्य में एनेल लूप और वासारेक्टा दो जो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इसमें, वो एनेल लूप हो गया, वासारेक्टा हो गया। ठीक है भाई। एनेल लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशा में प्रभाव होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। अभी अपन डायग्राम से समझेंगे कैसे विपरीत दिशा में। वासारेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। एनेल लूप तथा वासारेक्टा के बीच की नज़दीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेडुलरी इंटरसियम के प्रसरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करते हैं। ठीक है। जो एनेल लूप होता है और वासारेक्टा होता है, इनमें क्या होता है, जो इनका प्रभाव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, एंटी विपरीत दिशाओं में होता है। प्रसरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। जैसे वलकुट की ओर 300 मिली ओस्मोलिटी प्रति लीटर से आंतरिक मध्यांश में कितना हो जाता है, 1200 हो जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये ध्यान रखना कि ये जो ओस्मोलिटी है ये किसके कारण होती है, सोडियम क्लोराइड NaCl व यूरिया के कारण बनती है। अभी अपन डायग्राम में देखेंगे। NaCl का परिवहन एनेल लूप की किस भुजा के द्वारा होता है, असेंडिंग भुजा के द्वारा। ठीक है, जिसे एनेल लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है। यानी जो एनेल लूप है इसकी जो असेंडिंग आर्म है इससे NaCl का प्रभाव किससे हो जाएगा, डिसेंडिंग आर्म की तरफ हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड अंतराकांश को वासारेक्टा की, अब जो ये NaCl है ये किसको लौटाएगा, अंतराकांश वासारेक्टा की आरोह भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। अब देखो ये इसमें ऐसा हुआ कि जो NaCl है वो एनेल लूप की असेंडिंग भुजा से डिसेंडिंग में गया और डिसेंडिंग से वासारेक्टा की किस में गया, असेंडिंग में गया। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा एनेल लूप के पतले आरोही भाग से, पतला आरोही भाग उसको दिया जाता है किससे, कलेक्टिंग डक्ट से। जो यूरिया का एब्जॉर्प्शन होगा कुछ मात्रा का वो एनेल लूप की असेंडिंग लूप के तिन वाले पार्ट को लौटा दिया जाता है। और किसके द्वारा होता है, कौन से प्रोसेस द्वारा होता है, वो होता है डिफ्यूजन द्वारा होता है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दिया जाता है। यूरिया की कुछ मात्रा एनेल लूप के पतले आरोही भाग में द्वारा प्रवेश करती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन एनेल लूप वासारेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रतिधारा क्रियाविधि। ठीक है, प्रतिधारा काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। एक क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाश की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाश की प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है, निस्यंद का सांद्रण करती है। हमारे प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग ये लाइन बहुत बार एग्जाम में आती है, कितने गुना, 4 गुना अधिक सांद्रण बना देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं मूत्र को। ये निश्चित जल के ह्रास को रोकने का मुख्य क्रियाविधि है। अब इसको डायग्राम से अपन से समझेंगे अच्छे से। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये जो भुजा है, ठीक है, ये आर्म है, ये डिसेंडिंग आर्म है एनेल लूप की, और ये असेंडिंग आर्म है जिसका 3 पार्ट हो गया। और ये कौन सा पार्ट हो गया, थिक वाला पार्ट हो गया असेंडिंग आर्म का, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और ये जो दे रखा है ये वासारेक्टा। ठीक है, तो वासारेक्टा की ये कौन सी भुजा हो गई, डिसेंडिंग, और ये कौन सी हो गई, असेंडिंग भुजा हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो NaCl है, ये NaCl एनेल लूप की असेंडिंग आर्म से किस में जाता है, वासारेक्टा की डिसेंडिंग आर्म में जाता है। ठीक है, और फिर वासारेक्टा की असेंडिंग आर्म से वापस लौटा दिया जाता है अंतराकाश में। अब देखिए स्टार्टिंग में ये जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है यहाँ पे ओस्मोलिटी कितनी दे रखी है, 300। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा मूत्र वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट होता जाएगा, और वापस ऊपर आएगा तो वैसे हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब जल का देखिए, जल किसकी, एनेल लूप की डिसेंडिंग जो आर्म होती है ये जल के लिए पारगम्य होती है, और ये जल यहाँ से डिसेंडिंग से क्या अंतराकाश को लौटा दिया जाएगा, रिअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यूरिया का देखिए, यूरिया का परिवहन हो रहा है ये। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से समझिए।
ये अबवाई धमनी का है, एफरेंट आर्ट्यूल, ये अफवाई है, एफरेंट आर्ट्यूल, और ये वासा रेक्टा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है? मेनली इसमें देखा जाए तो एनल लूप और वासा रेक्टा दोनों के द्वारा होता है, इसलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अब जो अपना टॉपिक रहने वाला वो वर्क क्रियाओं का नियमन। वर्क क्रियाविधि का नियमन, नियंत्रण व नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि या जे उपकरण और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा भी होता है। तो ये याद रखिएगा किन किन के द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित प्राशन ग्राह्य रक्त आयतन, तरल आयतन और आयनी शांत में बदलाव द्वारा सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता डायूरेसिस इन ग्राह्यों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्र हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और न्यूरो हाइपोफाइसिस को वेसोप्रेसिन के श्रवण हेतु प्रेरित करता है। एडीएच नलिकाओं के अंतिम भाग में जल के पुनर्संचरण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। जब मूत्र का अत्यधिक आहास होने लगेगा, मूत्र ज़्यादा होने लगेगा, मूत्र का आहास होने लगेगा, तो इसके ग्राह्य सक्रिय हो जाएंगे, ग्राह्य सक्रिय हो जाएंगे। और जो हाइपोथैलेमस है ये प्रतिमूत्र हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और न्यूरो हाइपोफाइसिस वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन करेगा, जिससे क्या होगा, जल का रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और मूत्रकाश कम होगा। एडीएच नलिकाओं के अंतिम भाग में जल के पुनर्शोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। अब देखिए, शरीर तरल के आयतन में वृद्धि, शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्राशन ग्राह्य को निष्क्रिय कर देता, ठीक, निष्क्रिय कर देता और पुनर्भरण को पूर्ण करने के लिए एडीएच के श्रवण का निरोध करता है। एडीएच वृक्क के कार्य को रक्त वाहिनियों पर संकुचित प्रभाव द्वारा, ठीक है, प्रभावित करता। तो कौन से प्रभाव है? संकुचनी प्रभाव। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है, रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रभाव बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करेगा, एडीएच इन क्रिया को नियमन करेगा। अब क्या होगा, जब शरीर के आयतन में वृद्धि हो जाएगी तो ये प्राशन ग्राह्य क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएंगे और एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा, निरोध हो जाएगा इसका, जिससे क्या होगा, रक्तवाहिनी में संकुचन होगा, रक्तवाहिनी में संकुचन होगा तो क्या होगा, मूत्र का रक्तदाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगी, जीएफआर बढ़ जाएगी, मूत्र का ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए जेजी सेल, ये नियमनकारी भूमिका, जटिल नियमनकारी भूमिका निभाता। ठीक है, गुच्छीय रक्त प्रभाव व गुच्छीय रक्तदाब जीएफआर में गिरावट से, अब इसमें क्या हो जाएगी, गिरावट होगी, जिससे जेजी कोशिकाएं एक्टिव होकर रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन RENIN है, रेनिन है, ये रेनिन। रेनिन रक्त में उपस्थित क्या करेगा, एंजियोटेंसिन नोजन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को पहले फर्स्ट में बदलेगा और फिर बाद में सेकेंड में बदल जाएगा। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभाववाहिका संकीर्णक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, जो जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकूट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करता। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स प्रकार करेगा और वहाँ से एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को प्रेरित करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के कारण नलिकाओं के दूरस्थ भाग डीसीटी भाग में क्या होगा, Na+ व जल का पुनर्शोषण होगा। अपन जब इसके कार्य देखे थे तब अपन ने देखा था एंजाइटी लाइन कि ये जो सिचुएशन पर डिपेंड करता है एल्डोस्टेरोन वाला, इससे भी रक्तदाब और जीएफआर में वृद्धि हो जाएगी। ये जटिल क्रियाविधि क्या कहलाती है, रास कहलाती है। रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि ये रास भी कहते हैं। अब ये सब तो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं जीएफआर को, लेकिन अब देखिए हृदय के अनिंद में अधिक रक्त के बहाव से अलिंदीय नेट्रियोरेटिक कारक ANF ये कहाँ से होता है, हृदय की वॉल से होता है ये। ठीक है, अलिंद के वॉल से। ANF क्या होता है, वायु का विस्फारण है, रक्त वायु का विस्फारण कर देगा ये, जिससे रक्तदाब क्या हो जाएगा, कम होगा। ये जो रक्तवाहिनी होती है उसको फैला देता है, जिससे रक्तदाब क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि का नियंत्रण का कार्य करती है। तो ये क्या करता है, जीएफआर को कम कर देता है, रक्तदाब को घटा देता है, ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ा देता है, क्योंकि वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अपन देख रहे हैं मूत्रण क्रियाविधि। ठीक है, मूत्रण क्रियाविधि देखेंगे। रक्त द्वारा निर्मित मूत्र में अंत में मूत्राशय में जाता है। ठीक है, किडनी से जो मूत्र का निर्माण होगा वो लास्ट में किस में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, मूत्राशय में जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने से तक संग्रहित रहता है। जब तक जो CNS है उससे जो वॉलंटरी संकेत नहीं मिल जाते तब तक ये मूत्राशय में मूत्र संग्रहित स्टोर होता रहेगा। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप संकेत उत्पन्न होगा। जब मूत्राशय की जो थैली है उसमें क्या होगा, मूत्राशय की थैली में क्या होगा, संकुचनी प्रभाव होगा। अब इसके बाद क्या होगा, मूत्राशय भित्ति इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजती है। ठीक है, मूत्राशय भित्ति में क्या होगा, जो दबाव बढ़ेगा, मूत्राशय में मूत्र स्टोर होता जाएगा, फिर एक बार प्रेशर बनेगा तो इसमें क्या होगा, संकेत उत्पन्न होंगे, उन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तक भेजता है मूत्राशय भित्ति।
केंद्रीय का तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय से चिकनी पेशियों के संकुचन। याद रखना यहाँ पे कौन सी पेशी आ गई, स्मूथ मसल्स आ रही है यहाँ पे। चिकनी पेशियों में संकुचन होगा और जो मूत्राशय की अवरोधनी है उसमें क्या होगा, शीतलन होगा। एक संकेत प्रेरक होता है, संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो मूत्राशय की जो अवरोधनी है उसमें क्या हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा, अवरोधनी में शीतलन हो जाएगा और चिकनी पेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा। जैसे मान लीजिए ये गॉल ब्लैडर है, ये क्या हो गया, ये गॉल ब्लैडर है। अब जो इसकी चिकनी पेशियाँ उनमें तो क्या होगा, संकुचन होगा, ठीक है। और जो ये यहाँ पे जो अवरोधनी पाई जाएगी, अवरोधनी, दो अवरोधनी होती है, एक वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है। तो जो ये वॉलंटरी वाली अवरोधनी है इसमें क्या हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा और इसमें शीतलन होने से क्या होगा, मूत्र बाहर उत्सर्जित होगा। उसके बाद देखिए मूत्र उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है, मूत्रण कहलाती है, ठीक है। और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि क्या कहलाती है, मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है, ठीक है। याद रखिए। अब जो डाटाबेस याद करना वो ये है कि एक जो वयस्क मनुष्य होता है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है और मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय द्रव है जो हल्का पीला रंग का तथा थोड़ा एसिडिक होता है। तो इसकी पीएच कितनी हो गई, 6 हो गई पीएच, 1 से 1.5 लीटर हो गया। औसतन प्रतिदिन मूत्र के उत्सर्जन के साथ साथ लगभग 25 से 30 ग्राम अपन क्या यूरिया का उत्सर्जन भी करते हैं। और यूरिया की कुछ मात्रा स्टोर भी होती रहती है। किसके लिए स्टोर रहती है, यूरिया की कुछ मात्रा एब्जॉर्ब करती है कलेक्टिंग रेट, वो किस लिए करती है, ताकि जो ओस्मोलैरिटी है वो बनाई जा सके। भिन्न भिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों की कई उपापचय विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिय जैसे रोगों के निदान में मदद करता है। अब जब अपन 12th के चैप्टर पढ़ते हैं तो डायग्नोसिस पढ़ते हैं अपन जो प्रौद्योगिकी के अंदर, तो उसमें मूत्र से किन किन रोगों का जो डायग्नोसिस है, रोग निदान में काम आता है, वो ध्यान रखिए। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, कीटोन का की उपस्थिति कीटोन यूरिया कहलाती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के लक्षण है, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया क्या है, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के लक्षण है। इसके बाद देखेंगे अपन, इसके बाद अपन देख रहे हैं उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका है और कौन कौन से अंग जो उत्सर्जन में भूमिका निभाते हैं। मेजदो कॉलम का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत अच्छे से करिएगा। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, त्वचा, ये सब क्या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। अब देखो क्या क्या, हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 का लगभग 200 ml प्रति मिनट, 1 मिनट में 200 ml कर रहे हैं। तो 1 आवर्स में कितना, 60 गुना 200 तो क्या, 6 दूनी 12,000 ml हो गया 1 घंटे में, ठीक है। तो ऐसा आप 24 घंटे का कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का श्रवण करती है, जिसमें बिलीवरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि आते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अब त्वचा में देखिए, त्वचा में होती है श्वेत ग्रंथियाँ होती है, त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ होती है, त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ होती है और तेल ग्रंथियाँ होती है, सीबीसी ग्रंथियाँ द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन होता है। श्वेत ग्रंथियाँ निकलने वाले पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक और कुछ मात्रा में यूरिया होता है, साथ ही लैक्टिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा, जो श्वेत ग्रंथियाँ है उसमें क्या हुआ, NaCl नमक हो जाएगा, कुछ मात्रा में यूरिया हो जाएगा और लैक्टिक एसिड हो जाएगा। तो एक बार और बोलिए, जो श्वेत ग्रंथियाँ वो कई का सिक्रेशन करती है, पसीने का सिक्रेशन करती है, जो एक जलीय द्रव है, उसमें क्या क्या होता है, नमक हो जाएगा, कुछ मात्रा में यूरिया हो जाएगा और लैक्टिक एसिड हो जाएगा। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को क्या ठंडा करना होता है। ये ऊपर बताया गया कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। पसीना आता है और शरीर में क्या ठंडाई महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। तो ये रिएक्शन है जिसको अपन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कि तेल ग्रंथियाँ सीबम द्वारा, इसको भी याद रखिए, तेल ग्रंथियाँ सीबम द्वारा, सीबीसी ग्लैंड भी बोलते हैं, कुछ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। तो दोनों को अलग अलग याद रखिए। श्वेत ग्रंथियाँ हो गई, उसमें NaCl आ गया, यूरिया हो जाएगा, लैक्टिक एसिड आ गया, मेसोकॉलम पूछा जाता है। तेल ग्रंथियाँ हो गई, उसमें सीबम द्वारा कुछ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करते हैं। इस स्राव त्वचा का सुरक्षात्मक तेली कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। अब वर्ग की विकृतियाँ पढ़ेंगे अपन, वर्ग के अंदर विकृतियाँ, ठीक है। वर्गों की कुसंक्रियों के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। रक्त में कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी जिससे रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाएगा, जिसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी, किडनी फेलियर के लिए। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अफोन द्वारा होता है, ठीक है। यूरिया का निष्कासन किसके द्वारा होता है, हीमोडायलिसिस रक्त अफोन द्वारा होता है। रक्त अफोन हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया में रोगी की धमनी से रक्त निकाल कर, ठीक है, नोट कीजिएगा, धमनी से रक्त निकाला जाता है, जिसमें हिपेरिन जैसे कोई थक्का रोधी मिलाकर हेपरिन डाला जाता और अपहनकारी इकाई में भेजा जाता, जिसे कृत्रिम वक्र भी कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया बताई गई इसके अंदर, यूरेमिया जैसे रोग हो जाए उसके अंदर। इस प्रकार में कुंडलित सिलोफेन नली होती है। इस इकाई में क्या होती है, कुंडलित सिलोफेन नली होती है,
ये ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजन अवशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। ठीक है, जो सेलोफेन नली होती है इसके अंदर जो द्रव से घिरी रहती है, जो सेलोफेन ट्यूब वो द्रव से घिरी रहती है, जिसका संगठन कैसा होता है, नाइट्रोजन अवशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान ही होता है। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए याद रखने के लिए ये सेलोफेन नली है, अब ये सेलोफेन नली गुजर रही है, ये जिस द्रव से गिरी रहती है, ये इधर फ्लूइड आ गया, इधर फ्लूइड आ गया, इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड में क्या होगा, नाइट्रोजन अवशिष्ट नहीं होंगे, प्लाज्मा के समान ही होता है इसमें। ठीक है, छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपूर्णित द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। ठीक है, ये जो सेलोफेन नली है वो छिद्रयुक्त होती है। सेलोफेन नली क्या होती है, छिद्रयुक्त होती है, जिससे अपूर्णित द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग होता है। अपूर्णित द्रव में नाइट्रोजन अवशिष्ट अनुपस्थित होती है, बात बता दी है। ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, जो सेलोफेन ट्यूब है इसमें से जो पदार्थ बाहर की ओर गमन करेंगे और जो ये द्रव से गिरी रहती है उस द्रव में जाएंगे, इससे क्या होता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालते हैं, एंटीफेरिन डाला जाएगा और उस रोगी को सिराव द्वारा पुनः भेज दिया जाता है। तो आर्टरी से तो क्या होता है, निकाला जाता है ब्लड और वापस डाला जाता है वेंस द्वारा। ठीक है, विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से 1000 पीड़ितों के लिए एक वरदान है। अब सिराओं से वापस डालेंगे अपन, तो सिराओं से ब्लड काय में जाएगा, महाशिरा से ब्लड काय में जाता है, ब्लड जाता है हार्ट में, राइट आर्टरी में, तो हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर वापस से क्या हो जाएगा, ये वेंट्रिकल से वापस आर्टरी वगैरह में आएगा और वापस ब्लड का परिवहन हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरा, वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय होता है वृक्क प्रत्यारोपण। ठीक है, वृक्क की क्रियाओं को दूर करने का अंतिम उपाय क्या, जैसे मान लीजिए किसी का किडनी काम ही नहीं कर रही, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, किडनी डाल सकते हैं। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार ना करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियाँ इस प्रकार की जटिल तकनीकी सफलता की दर को बढ़ा देती है। अब ये दोनों ना, रीनन कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उच्च शोध, इन दोनों बच्चे इसकी में से 2 कॉलम पूछे जाते हैं और गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। वृक्क में बनी पत्री या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट, ये क्या होता है, रीनन कैल्कुलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छशोथ, वृक्क के गुच्छशोथ की प्रदाह हो जाती है इसमें। ठीक है, दोनों को याद कर लिया। अब चैप्टर अपना खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर अपना पूरा होता है और अच्छे से करिए रिवीजन। बाय गाइस, थैंक यू।